जो पुलिस कांस्टेबल है उसका सेट आगे डिस्कशन करेंगे। 50 तक डिस्कशन हो चुका था जीके का, अब जीके और जीएस सभी पार्ट बचे हुए हैं, उनका हम डिस्कशन आज अभी करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थाई सदस्य हैं। तो आपको ये सबसे पहले यह जान लीजिए कि ये जो है यूएनओ का, ये सारे के सारे अस्थाई सदस्य है। यूएनओ में जो है सुरक्षा परिषद होता है और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में से 10 अस्थाई है, मतलब परमानेंट नहीं है, और 5 जो है ना परमानेंट है। तो परमानेंट वाले को हम अस्थाई सदस्य कहते हैं। तो यहाँ बोला है कि किसका सदस्य है, तो ये सदस्य जो है आपका ये है सुरक्षा परिषद का। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सुरक्षा परिषद होगा ये वाला। अब उसके बाद आगे है, अगला सवाल है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजकर सहमति दी है। मतलब कौन सा सेना भेजा है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय शांति सेना। तो भारतीय शांति सेना ने, ठीक है, भारतीय शांति सेना भेजा है। ठीक है, समझौता करके संयुक्त राष्ट्र, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, प्रत्येक देश जो है ना, जितने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उसमें से लगभग देश, कुछ देश होते हैं जो अपना सेना शांति के लिए भेजते हैं। तो यह भारतीय शांति सेना होगा। ठीक है, भारतीय शांति सेना को जो है ना भेजा गया है उस समझौते के तहत। तो ये आपका 4 नंबर यहाँ भी हो जाएगा सही। उसके बाद है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो ये सबको पता है कि प्रजातंत्र यानी प्रत्यक्ष जो है ना, लोकतंत्र को ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 तरह के लोकतंत्र है, एक अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष है, ये जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है और हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा ये वाला स्विट्जरलैंड। अब देख लीजिए, अब आगे है आपका अगला सवाल आएगा। नीचे ही था। हाँ, सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश बोला है। तो सार्क सबसे पहले समझ लीजिए साउथ, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च कॉरपोरेशन है इसका फुल फॉर्म। अर्थात ये जो है ना एक संगठन है जो दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन है। और दक्षिणी एशियाई देशों का जो संगठन है, तो इसकी बोला है मुख्य भूमिका इसमें कौन निभा रहा है, कौन कौन देश है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन है कि इसके मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें जो है दिया हुआ है नेपाल है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है, म्यांमार है और भारत है। तो भारत इसमें मेन भूमिका में है। ठीक है, भारत जो है ना सार्क के मेन भूमिका में है। ये आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये 3 नंबर आंसर भारत जो है सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है आपका कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो हम पॉलिटी बताएंगे तो आपको सारे चीज़ का डिस्कशन करेंगे। अभी हम फिलहाल आपको बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो हमको संघ या संगठन करने की आज़ादी है स्वतंत्रता के अंतर्गत। भाषण, अभिव्यक्ति और भाषण देने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के किसी क्षेत्र में निवास। तो ये जो वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 3 नंबर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला अधिकार जो है ना हमको अनुच्छेद 21 में दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर। तो ये वाला नहीं है, 19 में नहीं है, ये बाद बाकी सभी 19 में है। संघ बना सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो आप बोल सकते हैं। और उसके बाद है मतलब लीगल रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके आप बस सकते हैं। तो ये सारा अधिकार हमको 19 में दिया गया है। लेकिन व्यक्तिक जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता उसी में है। ठीक है, अब यह है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। मतलब भारत का संविधान में कौन सी विशेषता नहीं आता है। तो बोला है कि संघात्मक, पहला ऑप्शन में बोला है कि संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में बोला है कि एक अलिखित संविधान है, संविधान सभा द्वारा निर्मित है, संसदात्मक शासन है।
तो हमारे यहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। यहाँ पे अलिखित दे दिया है, ठीक है। हमारे यहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, ठीक है। अब लिखित संविधान है तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ अलिखित का है तो गलत है, ठीक है। तो आप सुन लीजिए कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है। संघात्मक शासन है, संविधान द्वारा बनाया गया है, और संसदनात्मक है, मतलब हमारे यहाँ 2 संसद मतलब सदन है जो संसद के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान है। और एक बात और ध्यान कर लीजिए कि हमारा देश का जो संविधान है सब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मतलब इतना बड़ा लिखा हुआ संविधान कहीं नहीं है, ठीक है। जो ब्रिटेन का संविधान है आज भी अलिखित है, ठीक है। याद रखिए कि ब्रिटेन का जो संविधान है आज भी अलिखित संविधान है, वहाँ लिख के कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मुजबानी चलता है। आगे देख लीजिए, अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की उम्र। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो उस समय ये थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये दिख रहा है उच्च न्यायालय, तो ये उच्च न्यायालय है कि सर्वोच्च न्यायालय है। जब सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा तो आपका जो होगा वो 65 वर्ष हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो उस परिस्थिति में आपको 62 वर्ष हो जाएगा। 62 वर्ष सही आंसर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 62 वर्ष जो है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु, मतलब रिटायर करने का आयु। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 62 वर्ष से, अगर मान लीजिए कि अगर 62 वर्ष नहीं हुआ है और 6 साल, कम से कम 6 साल उसका आयु रहता है, मतलब 6 साल तक वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 साल से पहले ही 62 वर्ष पूर गया है तो इसका मतलब है वो रिटायर हो जाएंगे, इसीलिए उम्र सीमा पूछा जाता है। आगे है राज्य के एक मूलभूत तत्व है, मतलब राज्य का कौन सा तत्व है जो मेन है। तो याद रखिए कि राज्य में जो है ना, राज्य का तत्व जो होता है आपको होता है, किसी भी राज्य के लिए जनता चाहिए, ठीक है। किसी भी राज्य के लिए उसका क्षेत्र चाहिए, और किसी भी राज्य के लिए सरकार चाहिए, और किसी भी राज्य के लिए सरकार के साथ संप्रभुता चाहिए, मतलब अपने निर्णय लेने का अधिकार। तो ये सब राज्य का तत्व होता है। तो इसमें तो एक को संप्रभुता आया है, तो संप्रभुता आपका आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट आंसर ये है कि राज्य का मेन मूलभूत तत्व कौन है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है खुद निर्णय लेने का पावर, मतलब अपने देश के अंदर हो या बाहर। हम ये कई बार चर्चा कर चुके हैं, पिछले भी सेट में किए थे, 2022 वाला सेट में भी किए हैं। तो इस तरह से अगर हम एक चीज़ को बार बार देख रहे हैं, दोहरा रहा है, इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हमको सेम रिपीट हो जाएगा, मतलब उसी सेक्टर से आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लेना बहुत ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे अपना लक्ष्य तैयार करना होता है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए जो फंड आता है, आप देखते होइएगा जो आंगनवाड़ी है, वो सब फंड जो है ना कहाँ कौन देता है, कौन कर रहा है फंडिंग, तो वो एनजीओ कर रहा है, और ये यूएनओ का संस्था के द्वारा किया जाता है। तो वो कौन सी संस्था है जो कर रहा है, तो ये आपको है यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा जो है ना बाल जो है फंड का जो है ना फंडिंग किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, लेकिन यही यूनिसेफ आ जाता है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। तो दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। यूनेस्को कहेगा तो इसका मुख्यालय पेरिस है, लेकिन यूनिसेफ कहेगा तो इसका मुख्यालय जो होगा जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में कर लीजिए। दोनों में काफ़ी बारीकी मतलब थोड़ा सा ही चेंजिंग है, लेकिन ये दोनों कन्फ्यूजन का विषय है कि किसका होगा पहले। तो जिसमें को आता है वो को में पेरिस आएगा, ठीक है, और फ आता है उसमें न्यूयॉर्क आएगा। ये बात थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। आगे देख लीजिए, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, तो केंद्र सरकार के ही ये बॉडी होता है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। दूसरा बोला है कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, तो नहीं, संसद नहीं करती है। राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनता है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो ला सकता है, राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको हटा सकता है, तो संसद उसका चुनाव नहीं करता है। अगला आप और भी देख लीजिए। आगे बोला है राज्यपाल जो है ना राज्य के
राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति होती, तो ऐसा कोई बात नहीं है। 2 से अधिक राज्य में एक राज्यपाल रह सकता है। तो ये सारे बात सही है, सिर्फ आपका एक गलती है कि संसद चुनता है, संसद नहीं चुनता है, इसको राष्ट्रपति चुनते हैं 5 साल के लिए। हालांकि जब चाहेंगे राष्ट्रपति 1 साल में हटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि संविधान में कोई हटाने का इसका प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वो काम करता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है, कहने का मतलब है कि आप साइंस से पूछा है, जनरल साइंस बोला है, अभी तक जीके का पार्ट था, अब जनरल साइंस का पार्ट है, जो यहाँ से आप जनरल साइंस का पार्ट आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तरंग से जो भी धातु संचरित होती है, वो तरंगे जो धातु में संचरित होती है, तो उस तरंग का नाम बताना है। तो हम आपको बताए थे कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है वही ठोस में चलता है, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग पानी के सतह पर भी होता है, जब हम पढ़ाए थे। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है ना आपका बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है। माध्यम की ज़रूरत किसकी होती है? अनुदैर्घ्य के लिए। जब हम तरंग वेव्स पढ़ाए थे तो आपको सारा चीज़ बताए थे। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा तो आपको क्लियर नहीं हो सकता है, इसीलिए आप जा कर के सबसे पहले वेव्स को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे बोला है कि तरंगे जो धातु में चलती है, तो इसका मतलब ठोस में चल रहा है। अब ठोस में तो संचरण होने वाला अनुदैर्घ्य है, ठीक है। और ध्वनि ध्वनि क्या है? ध्वनि को भी माध्यम की ज़रूरत होती है, इसीलिए ध्वनि किसी न किसी मतलब माध्यम से चलता है, तो इसका मतलब है ध्वनि का भी तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य होता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। इसका आंसर सीधा पहला हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता। प्रकाश में यही पूछता है, प्रकाश में पूछता है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश में हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। पानी के अंदर पूछेगा तो अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन पानी के सतह पर पूछता है तो अनुदैर्घ्य तरंग। तो मेरे ख्याल से इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि एक चाबी भरी घड़ी के कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आंतरिक ऊर्जा दिया है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो हम ऊर्जा भी चैप्टर पढ़ाए हैं, और ऊर्जा में हम बताए थे कि बांध जो बना करके पानी रखा जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा संचित है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ भी घड़ी में जो बांध मतलब चाबी दे के छोड़ देंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर जो है ना ये वाला हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ जा रहे हैं। आगे बोला है कि 50 न्यूटन के एक बल, ठीक है, 50 न्यूटन के एक बल एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसके वाई अक्ष पर क्या होगा? तो आप सिंपली याद रखिएगा कि ये जो होगा ना, जो भी बल होगा यहाँ पे, ये जो बल दिया है ये वाला बल, ये आपका कर्ण होगा। और ऐसे जो भी सवाल होगा ये आपका हो जाएगा लंब। तो ये आपका आधार पूछा है तो आधार आप निकाल लीजिए कि आधार कैसे निकले। तो रूट अंडर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस, तो 50 का स्क्वायर में से 30 का स्क्वायर घटाइएगा तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा। 40 का स्क्वायर तो 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 आंसर हो जाएगा। 50 के स्क्वायर में से 50 का स्क्वायर 2500 हुआ, और 30 का स्क्वायर 900, घटाएंगे तो कितना हो? 1600। तो 40 का स्क्वायर कितना आएगा? तो इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। ये 40 आंसर इसका एक्यूरेट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो है ना 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। जब ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा का जब कंक्लूजन कीजिएगा तो वो दोनों को बराबर कीजिएगा, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये फार्मूला जानना होगा कि ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा क्या फार्मूला होता है। तो जैसे कहने का मतलब है बर्फ़ पर जो 0 से 5 पर जो है ना कितना ऊष्मा लेगा, तो बर्फ़ का जो है ना 1 ग्राम पर 80 लेता है, तो 5 ग्राम पर 400 लेगा, तो बर्फ़ 400 लिया। और जल भी 0 से लेकर के अगर 5 पर आता है तो कितना लेगा, इस तरह से जोड़ करके हम निकालते हैं। हालांकि इसका फार्मूला बढ़िया से समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, ज़्यादा लेट होगा इसके लेकर के। अब यहाँ देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन, बोला है कि एक रॉकेट सिद्धांत का कार्य करता है। तो हम रॉकेट सिद्धांत जब ऊर्जा बताए थे तो उस समय भी हम बताए थे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ बोला है कि कौन से गति नियम उस समय रहता है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है उसमें। तो क्रिया का प्रतिक्रिया कौन गति में है? हालांकि रॉकेट ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर कार्य करता है।
कि ऊर्जा को संरक्षित करता है। लेकिन अगर ये ऊर्जा संरक्षण नियम नहीं रहता तो तीसरा हम न्यूटन के तीसरा लॉ लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, तो बोला है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देख लीजिए, बोला है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड ले लेता है, ठीक है, 4 सेकेंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा। तो भवन की ऊंचाई आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। भवन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है 1/2 UT प्लस 1/2 UT स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई बराबर होता है UT प्लस 1/2 UT स्क्वायर। इस फार्मूले पर आप निकालिएगा तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर जो होएगा निकालने के लिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप है और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन में महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा। तो यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले 60 वाट से आप जोड़ लीजिए, 5 लैंप यूज हुआ, ठीक है। तो 5 लैंप हुआ तो 5 लैंप से कितना वाट हो गया, 300 वाट हो गया। तो 300 वाट एगो लैंप कर रहा है, ठीक है। और 6 घंटा में, तो 1 घंटा में 300, तो 6 घंटा में 36 1800, तो 1800 तो खाली लैंपे ले लिया। उसी तरीके से 75 वाट का 4 पंखा है, तो 4 पंखा 4 से गुना कीजिएगा तो 300 आ जाएगा। तो 300 एगो पंखा ले रहा है, तो एगो पंखा जब 300 ले रहा है तो 1 घंटा में ले रहा है, तो 6 घंटा में कितना लेगा 1800। तो 18 कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। 18 3600। अब 3600 कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है ना, तो 30 से गुना कर देंगे। 36 दिया कितना होता है, 36 गुना 72, 108 हो जाएगा। 108 यूनिट लेगा, कितना लेगा 108। आगे समझ में क्या करना है, पहले एक लैंप का निकाल लेना है तो 1800 आ जाएगा, एक पंखा का निकालना है 1800 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है तो कितना 3600 हो गया। तो 3600 तो टोटल हो गया, लेकिन कै दिन, एक दिन का निकाले हैं, 30 दिन का पूछा तो 30 से गुना कर देंगे। 30 से जैसे ही गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको मतलब 1,80,000 आएगा। तो 1000 से 1000 कट जाता है, यानी कि उसको यूनिट में बदलने के लिए 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग दीजिएगा तो 108 निकल करके आ जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे समझ में। अब अगला है, अगला बोला है कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति बराबर होता है चक्रवटे टाइम होता है। तो चक्रवटे टाइम करेंगे तो 24/8 0.8 करेंगे, तो हम 8 से भाग करेंगे तो 8 3 24, 3 मरतबे कट गया ना। लेकिन ये 0 जो है दशमलव उड़ेगा तो ऊपर जाकर गुना हो जाता है, तो 3 से गुना हो जाएगा तो 30 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 0.8 सेकेंड है और 24 चक्र है, तो याद रखिएगा कि आवृत्ति बराबर होता है चक्रों की संख्या बटे समय। तो चक्रों की संख्या 24 है, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 24/8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। जब उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 30 हर्ट्ज, ठीक है। अगला सवाल बोला है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, तो B उत्पन्न करता है, तो वहाँ पे आगे दिया है तो इसमें बोला है कि यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो 2 भागों में बांटेगा तो B/2 होगा। B उत्पन्न करता है ना, जितना उत्पन्न करेगा 2 भाग में बांटेगा तो उतना बटे 2 हो जाएगा। अगला बोला है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा। तो उसके लिए बोला है कौन लेंस होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वो लेंस जो भी होगा उसका जो फोकस दूरी होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए माइनस में। तो अब यहाँ पे -5 सेंटीमीटर होगा या -5 mm होगा। तो सेंटीमीटर में हम मापते हैं, याद रखिएगा सेंटीमीटर होगा। क्या होगा सेंटीमीटर, फोकस दूरी तो सेंटीमीटर। हाँ। अब यहाँ देखिए
घरेलू घरेलू खाना पकाने की गैस में कौन गैस होता है? तो घरेलू खाना द्रवित पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्यूटेन और ब्यूटेन होगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का यूज करते हैं, तो याद कर लीजिए, ठीक है। एलपीजी का करते हैं तो एलपीजी में यही होगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला बोला है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का उपयोग द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो रदरफोर्ड ने खोज किया था परमाणु के नाभिक का। किसका खोज किया था? मैंने अल्फा कण से प्रहार करके उसने परमाणु के नाभिक को दर्शाया था। तो याद रखिएगा कि रदरफोर्ड क्या किया कि खोज किसका किया? परमाणु के नाभिक का। बोला है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, मतलब किसमें होता है? जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत धारा, तो विद्युत रासायनिक सेल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल। मतलब इस सेल में जो है विद्युत धारा उत्पादन होते हैं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। आगे बोला है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है, मतलब कौन है समांगी मिश्रण? समांग मिश्रण कौन है? तो याद रखिएगा समांग और विषमांग हमने बताया था कि दो तरह का मिश्रण होता है, एक समांग होता है, एक विषमांग होता है। तो जब हम गन पाउडर बनाते हैं तो उस समय सोरा, कोयला, गंधक धाके मिला लेते हैं। तो जब मिलाने के बाद हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब बारूद बनाते हैं ये गन पाउडर से, तो गन पाउडर हम जिस समय बनाते हैं तो उस समय हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये गन पाउडर ही होगा। गन पाउडर क्या क्या है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो है ना सोरा मिला होता है, कोयला मिला होता है, और जब एक साथ मिल जाता है तो एक बारूद बन जाता है। क्या बन जाता है? बारूद। अब इस बारूद को हम फिर से हम चाहेंगे तो जो चीज़ बनाए हैं वो चीज़ नहीं बना सकते, तो ये विस्फोटक पदार्थ बन गया, इसलिए इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब बोला है कि एस्टाफिक रासायनिक दृष्टि से है, तो एस्टाफिक को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। क्वार्ट्ज का जो फार्मूला होता है आपका ये SiO2 होता है। SiO2 क्वार्ट्ज का फार्मूला क्या होता है? SiO2। इसी का दूसरा नाम एस्टाफिक है, स्फटिक है। क्या है? स्फटिक। तो ये स्फटिक को याद रखेंगे। अब अगला सवाल है आपका, आगे दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है थोड़ा। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होगा? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन, तो देख लो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच होगा, तो याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन को, मैग्नीशियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो अधातु लेता है और मैग्नीशियम देता है, तो जो देता है वो त्याग करता है और जो लेता है वो ग्रहण करता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। बोला अभिक्रिया में होता है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो नहीं, मैग्नीशियम धातु है तो ये ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, ग्रहण नहीं करता है, ये तो लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अगला बोला है कि प्रत्येक परमाणु जो है ना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो नहीं, त्याग नहीं करता है। जो क्लोरीन का परमाणु है वो त्याग नहीं करता है, क्लोरीन तो ग्रहण करता है, तो ये भी गलत बोल दिया। अगला तीसरा बोला है कि एक सहसंयोजक बंधन बनता है, तो हाँ सहसंयोजक बंधन बनता है, ठीक है, लेकिन सहसंयोजक नहीं, क्लोरीन और मैग्नीशियम में सहसंयोजक बंधन नहीं होगा, उसमें तो विद्युत अपघट्य बंधन बनता है। आप देख लेते हैं अगला, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 4 नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर सहसंयोजक बंधन नहीं बनता है, बल्कि वो बनता है विद्युत अपघट्य बंधन बनता है, ठीक है। 2 तरह का जुड़ाव होता है, एक वैद्युत अपघट्य के मतलब वैद्युत बंधन होता है और एक सहसंयोजक बंधन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो वो वैद्युत रूप से हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में सहसंयोजक बंधन नहीं हुआ। सहसंयोजक बंधन में साझा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ साझा होता है। अब यहाँ पे देख लो, वह तरल जो ऑक्सीजन तथा ऑक्सीकारक तथा अवकारक की तरह कार्य करता है, दोनों तरह के कार्य करने वाला कौन है? तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल दिया है, उसके बाद है संघात्मक गंधात्मक है, उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इसमें कौन है जो कह रहा है कि अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों हैं? तो अवकारक और ऑक्सीकारक में इसमें जो हो जाएगा आपका यही वाला होगा, गंधा। हाँ ये क्या होगा? चलो हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ ये वाला, ठीक है।
आगे है निम्नलिखित में से किस अणु को द्विबंध है, मतलब किसमें द्विबंध है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन अणु द्विबंध बनाते हैं। ठीक है, द्विबंध का मतलब क्या होता है, इसमें दो अणु हाँ हैं। दो अणु हो, तो इसमें ऑक्सीजन के अणु जो है ना द्विबंध बनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है O2 में सर। हाँ ये O2 हो जाएगा। दहन के लिए क्या है आवश्यक है, सो बोला है, तो दहन के लिए देखिए अदहनशील पदार्थ जो जल न जलने वाला होगा वो का जरूरत होगा, अदहनशील गलत दिया है। दूसरा बोला है दहन के अवशोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो दहन के अवशोषक नहीं, पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना, अवशोषक नहीं। दहन हाँ, अब बोला है पदार्थ के ज्वलन ताप, तो कोई भी चीज़ को जलने के लिए ज्वलन ताप होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी को जलाना है तो हमको वो काठी से जरूरी है, अगर लकड़ी को नहीं लोहा को जलाना तो क्या काठी से जलेगा, तो इसीलिए ज्वलन ताप का होना जरूरी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब अगले देख लीजिए, अगला बोला है कि C14 नीचे 6 है, और C6। ठीक है, नीचे अब C14 देखो, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर होता है वो भार होता है, क्या होता है, और नीचे जो होता है द्रव्यमान नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु संख्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या होता है। तो आप याद रखिए कि जब दोनों तत्व अलग अलग है और दोनों पर सेम भार दिया हुआ है तो संभारिक है। क्या है, उसको हम संभारिक कहेंगे। दोनों को भार बस समान। यही देख करके तुम मार लोगे, क्या मार लोगे, संभारिक। संभारिक। एक समस्थानिक होता है, एक संभारिक होता है। तो समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है, अगर भार दोनों सेम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो, संभारिक नहीं समस्थानिक है। समस्थानिक। आगे समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे पता चला कि संभारिक है, कि दोनों पर 14-14 दिख रहा है, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों पर 14-14 दिख रहा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, संभारिक हो भार जाएगा। समान भारिक हो हाँ, संभारिक इसको कहेंगे। आगे बोला है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, किसमें होगी, तो सबको पता है लाल रंग में होता है। लाल रंग में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बात आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, बहुत बच्चा हरा रंग लगाएगा, लेकिन याद रखिए हरा रंग में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना लाल रंग में होता है। किसमें होता है, लाल रंग। अब बोला है एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, मतलब एक पौधा पर दूसरा पौधा कभी कभी देख लेते रहिएगा उग जाता है, तो उस पौधे को हम एपीफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ ये 4 नंबर ऑप्शन में दिया है एपीफाइट। ठीक है, एपीफाइट, एक पौधे पर जब दूसरा पौधा उगता है तो हम उसको एपीफाइट कहते हैं। आगे बोला है एम्फीबियन, एम्फीबियन किसको कहते हैं, तो केवल जल में तो नहीं, एम्फीबियन जल और स्थल दोनों पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जल और स्थल दोनों पर होता है, आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि केवल थल में पर रहता है। तीसरा बोला है कि वायु में रहता है, तो नहीं, कोई नहीं होगा, जल और थल दोनों पर रहता है। ठीक है, एम्फीबियन क्या कहाँ रहते हैं, जल और थल। मेढक जो है ना एम्फीबियन है, जो आपको पता है कि होना चाहिए कि जल और थल दोनों पर रहता है। ठीक है, एम्फीबियन उसी को कहते हैं, मेढक को। एक चीज़ और पूछा जाता है कि सरीसृप, मतलब सरीसृप जैसे सांप, मत्स्य मतलब मछली, दोनों के बीच के कड़ी किसको माना गया है, तो मेढक को माना गया, क्योंकि वो जो है ना मेढक से ही, मतलब मछली से मेढक बना, मेढक से सांप बना, ये चीज़ है, इसलिए बीच की कड़ी माना जाता है। पहले मछली आया, मछली से मेढक आया, मेढक वही पहला जीव जो है ना जल में जन्म लेने वाला, तो जल से क्या बना, मछली, मछली, मछली से मेढक बना, मेढक बाहर आया तो वही सरीसृप बन गया, मतलब घसने वाला, धीरे धीरे उसका पैर गायब हो गया। तो इस तरह से याद रखना, बीच की कड़ी माना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो उत्पादक नहीं है। ठीक है, मतलब पौधे का उत्पाद नहीं है, उत्पाद नहीं है, मतलब पौधे कौन उत्सर्जित नहीं करता है, तो पौधे टैनिन करता है उत्सर्जित। ठीक है, पौधे जो है ना टैनिन करता है, गोद करता है, उसके बाद यूरिक एसिड नहीं करता है, ये करता है आपको, ये करता है आपको कौन, पक्षी, और लैक्टोज करता है, तो सारा करता है। यूरिक एसिड जो है ना पक्षी करते हैं, और मनुष्य पूछा जाएगा तो मनुष्य करता है यूरिया को। ठीक है, मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होता है, तो याद रखना कि उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इनमें डीडीटी छिड़काव से क्या होता है, मतलब डीडीटी छिड़काव, हाँ, कहाँ क्या प्रदूषित होता है, सो पूछा है। तो प्रदूषित जल
जल प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषित होता है, ठीक है, और वायु भी प्रदूषित होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो ये सभी के सभी प्रदूषित हो जाता है। अगला बोला है एल्फा टॉक्सिन नामक विष, मतलब एल्फा टॉक्सिन विष किस में होता है? तो एल्फा टॉक्सिन विष जो होगा आपको फंगस में होता है। फंगस को हम कवक बोलते हैं, याद रखिएगा। ये कवक में एल्फा टॉक्सिन होता है, तो ये बात ध्यान रख लेंगे। उसके बाद है कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है, वही शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बोला है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन युक्त जो ये जो है ना आपको फेफड़ा में होगा। किस में होगा? फेफड़ा में। आगे बोला है सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सही नहीं है? तो इसमें बोला है कि ये जो है ना प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होता है। साल्मोनेला में कुष्ठ रोग होता है, तो नहीं, साल्मोनेला से कुष्ठ रोग नहीं होता है। साल्मोनेला से अलग टाइफाइडी रोग होता है, इसलिए कुष्ठ रोग नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही जो है ना इसमें बोला है कि मियोक्सी जो है ना, मियोक्सी फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें सही 2 नंबर है, याद कर लीजिए, ठीक है। ये हाँ, ये आपका जो है ना ये वाला है, ये आपका है जो है ना अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोक्सिस, मतलब क्रोमोसोम में ना अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसी को हम मियोक्सिम फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले बार सेट 3 लेकर के आएंगे।